नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात वार पलटवार की होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते हुए ये कहा कि 9वीं फेल मौलाना है तेजस्वी यादव। गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान को तार तार कर शरिया और हलाला कानून तेजस्वी चाहते हैं। बीजेपी के वार पर तेजस्वी यादव का भी पलटवार आ गया है, आपको दिखाते हैं। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। मौलाना तेजस्वी यादव जी 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले वक्फ पर सियासी घमासान और भी बढ़ गया है। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी बताया था। मंगलवार को गौरव भाटिया ने 9वीं फेल मौलाना बता दिया। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? गौरव भाटिया ने कहा कि ये लोग सांप्रदायिक दंगा चाहते हैं, संविधान को तार तार कर शरिया और हलाला कानून चाहते हैं। तेजस्वी को बार बार मुसलमानों के मुद्दे पर आखिर क्यों घेर रही है बीजेपी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले बीजेपी की ओर से नमाजवादी और 9वीं फेल मौलाना वाले बयानों पर तेजस्वी यादव का पलटवार सुन लीजिए। लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू साहब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं। आपको बता दें, रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए संसद से पास वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह रहे हैं। अब वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान से शुरू हुई सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर देते हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा आरोप सामने आया है। गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ सभा, संजय जायसवाल ने बताया विदेशी साजिश। देखिए, बड़ा बयान उन्होंने दिया। पटना में वक्फ कानून के खिलाफ जो सभा बुलाई गई थी उसको टारगेट किया है। संजय जायसवाल ने बताया विदेशी साजिश, बिहार के मुसलमानों को भड़काने की साजिश है। साजिश में तेजस्वी की भूमिका प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं। क्या तेजस्वी और राहुल गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, ये सवाल पूछा गया है जायसवाल की तरफ से। संजय जायसवाल का बड़ा आरोप, ये पूरा बयान आपके सामने रखते हैं। और राहुल गांधी का सपना यही है कि इस देश के संविधान को कूड़ेदान में फेंक दें, लेकिन यह कभी होने को नहीं है। और जो पूरी यह सभा हुई थी, इसको केवल इसलिए किया गया था कि जिससे कि अल्पसंख्यक समाज को भड़काया जा सके। बात केवल वक्फ की नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसमें कुछ विदेशियों की साजिश है जो जानबूझकर के बिहार की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, और जिन्होंने आज तक कभी वक्फ में 5 रुपए की संपत्ति दान नहीं की, वो लीडरशिप कर रहे थे। और भारत के बाहर के तत्व भी इस साजिश के हिस्सा हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूं। और इस साजिश में तेजस्वी यादव की भूमिका एक प्यादे से ज़्यादा कुछ नहीं है। करके क्या तेजस्वी और राहुल जैसे लोग हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लाना चाहते हैं? और चलिए अब तस्वीर उस लड़ाई की आपको दिखाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है। बिहार में सोशल मीडिया पर सियासी लड़ाई अब शायराना होती दिख रही है। तुकबंदी के जरिए तीखे हमले हो रहे हैं। एनडीए तेजस्वी यादव पर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए निशाना साध रहा है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनाव से पहले संविधान पर सियासत गरमाई हुई है और सोशल मीडिया के जरिए शायराना हमले भी किए जा रहे हैं। रविवार को तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही तो एनडीए ने तेजस्वी पर आरोपों की बौछार कर दी।
पहले बीजेपी फिर जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तेजस्वी पर निशाना साधा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर शरिया कानून लागू करने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया जिसमें लिखा, शिकारी शातिर है, दाना दिखा रहा, जाल छिपा रहा, दाना उसका बहाना है, जाल उसकी चाल है। कभी अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। अरे साहब, जब वक्त में बिल अधिनियम बन रहा था नया, उस समय आपकी पार्टी से सुझाव मांगा जा रहा था, आपने तो एक भी सुझाव नहीं दिया और आज सिर्फ कोरी राजनीति के लिए आप हिंदुओं के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं और मुसलमानों को भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शायरी की महफिल में जेडीयू ने भी शिरकत की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू फैमिली पर निशाना साधते हुए पोस्ट में लिखा, बोल रहा हर बिहारी, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं, मोदी हैं तो विश्वास है, LRP लारा परिवार मतलब सब सत्यानाश है। तीर जिसके वार से बार बार हारा धूर्त परिवार, तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार, तीर जिसकी धार से बही विकास की धार, फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः नीतीश सरकार। एनडीए हर मोर्चे पर लालू प्रसाद और उनके परिवार को घेरने की कोशिश में है, फिर चाहे वो संविधान हो या परिवारवाद या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा। एनडीए के हमले को विपक्ष ने नफरत की राजनीति बताया। 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के पाप से बिहार अब उब चुका है। नफरत की राजनीति और नफरत की दुकान भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उन्मादी विचार अब आवाम को स्वीकार नहीं है। 2014 में दाना डाला गया था 2 करोड़ रोजगार का, अच्छे दिन का, 15 लाख रुपया का, महंगाई खत्म करने का, अच्छे दिन लाने का दाना तब डाला गया था, चारा आज तक नहीं आया। शायरी और सिलसिलेवार हमलों की बदौलत बिहार की सियासत गर्माती जा रही है, पर देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया पर जारी इस सियासी संग्राम का चुनाव पर कितना असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए बात पटना में लगे जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर की करेंगे। दरअसल पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर विपक्ष हमलावर है। पोस्टर में सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ दिखे। अब इस पोस्टर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जेडीयू के पोस्टर में मोदी जी का क्या का, तो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एकजुटता का संदेश है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दफ्तर जेडीयू का, सिंबल भी जेडीयू का, पर पोस्टर में तस्वीर सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। जेडीयू के पटना कार्यालय में ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं। पूर्ण बात है, ये जेडीयू दफ्तर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए और जेडीयू दफ्तर के बाहर और अंदर इस तरह के पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चित्र लगाए गए हैं, तस्वीर बनाई गई है और उसमें वो कोट लिखा गया है। पोस्टर के जरिए प्रचार का तरीका काफी पुराना है, पर आमतौर पर किसी पार्टी के दफ्तर में दूसरी पार्टी के नेताओं की तस्वीर नहीं नजर आती, भले ही वो गठबंधन में साथ हो। पर जेडीयू दफ्तर में लगे इन पोस्टर में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नरेंद्र मोदी भी हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले भूंजा पार्टी के लोग जनता दलियों को समाप्त करने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके उनके अनुसार काम करने लगे हैं। पोस्टर को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी की तस्वीर का होना अस्वाभाविक नहीं, बल्कि ये एनडीए की मजबूती को दर्शाता है। और इसको दूसरा रूप में देखिए, एकदम इस रूप में देखिए कि दोनों नेता के विकास और विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए फोटो लगाई गई। ये सब तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करे, कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाए।
जेडीयू दफ्तर में जगह जगह लगे इन पोस्टर्स को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है तो जेडीयू एनडीए की एकजुटता का दावा कर रहा है। पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की होगी। देखिए, बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर एक बार फिर से तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि चिराग को बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन लागू है। चिराग पासवान ने कहा कि मांझी की हर बात और शब्द से सहमत हो, उनके अनुभव से हमारी तुलना नहीं हो सकती है। वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसा है और कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक रहा। वो चाहे तो विधानसभा क्या नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है। ये उन पर निर्भर करता है। उनके दिमाग में बात आ रही है कि हम बिहार के लिए लड़ेंगे, तो बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकेंगे। नीतीश कुमार से अच्छा कोई सोच नहीं सकता है अभी के संदर्भ में। बीते कुछ दिनों से मांझी और चिराग के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग दलितों की बात करते हैं, जिस वोट बैंक पर जीतन राम मांझी का भी दावा है। दोनों दल मजबूती से एनडीए के साथ होने का दावा तो कर रहे हैं, पर आपस में इनका मनमुटाव सामने आ रहा है। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं। आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फर्क देखिए। क्या उनके अनुभव से मेरे अनुभव की रत्ती भर भी तुलना की जा सकती है? बल्कि मैं तो जब पार्लियामेंट में उनके साथ बैठता हूं, मैं इसी सोच के साथ बैठता हूं कि जितना उनके अनुभव का मैं लाभ ले सकूं, जितना उनसे मैं सीख सकूं। और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अनुभव के साथ पिछले 2 दशक से वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें चिराग पासवान आया कहाँ बीच में? एनडीए लगातार मजबूती का दावा कर रहा है। मांझी और चिराग भी एनडीए के साथ लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, पर दोनों दलों का आपसी मतभेद अब उभरकर सामने आ रहा है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वहीं नीतीश कैबिनेट ने पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दी है। अब अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा, जिसको लेकर लोग बहुत खुश हैं। यह है अयोध्या का राम मंदिर। इसकी भव्यता देखिए, नक्काशी देखिए। ऐसा ही मां सीता का मंदिर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा। मां जानकी के मंदिर की भव्यता में कोई कमी न रह जाए, उसके लिए नीतीश कैबिनेट ने तो देखिए, राम मंदिर की तर्ज पर ही सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा और इसको लेकर आज की कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। देखिए, पुनौरा धाम को पूरी तरीके से विकसित करने के लिए, इसके आसपास के क्षेत्र को भी विकसित करने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। ये कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला है और इसको लेकर लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर को देखने के बाद लोगों का कहना है कि अब सीतामढ़ी में मां जानकी का भी ऐसा ही भव्य मंदिर होना चाहिए। और ये सिर्फ मां जानकी के दर्शन के हिसाब से सही नहीं, बल्कि पर्यटन के हिसाब से भी देखें तो ये बिहार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और पुनौरा धाम की बात के बाद अब देखिए मुजफ्फरपुर की खबर की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में शर्मसार करने वाला एक मामला देखने को मिला। एक तांत्रिक ने झाड़ फूंक के बहाने महिला के साथ घिनौनी हरकत की है। तांत्रिक ने भूत झाड़ने के बहाने महिला के साथ रेप करते हुए जान से मारने की उसको धमकी दी है। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भूत झाड़ने के बहाने हैवानियत,
गर्भवती महिला से घिनौनी हरकत, कमरे के बाहर बैठा रहा पति। मुजफ्फरपुर में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गर्भवती महिला को तांत्रिक के पास जाना भारी पड़ गया। 7 महीने की गर्भवती महिला से तांत्रिक ने भूत झाड़ने के बहाने 2 दिन तक रेप किया। घटना मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला ने तांत्रिक को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। महिला का आरोप है कि तांत्रिक ने पहले उसके साथ घिनौनी हरकत की और किसी को बताने पर तंत्र मंत्र से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला को भूत का डर सताने लगा था। पति ने इलाज के लिए तांत्रिक से संपर्क किया। महिला अपने पति के साथ ही तांत्रिक के पास पहुंची थी, लेकिन तांत्रिक ने उसके पति को घर से दूर रोक दिया और महिला को कमरे में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। महिला का कहना है कि ऐसी घिनौनी हरकत एक बार नहीं 2 बार की गई। 2 दिन तक रेप के बाद महिला ने पूरी बात अपने पति को बताई। हालत खराब होने पर महिला को SKMCH में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। पुलिस आरोपी तांत्रिक को कब गिरफ्तार करेगी? झाड़ फूक के बहाने अस्मत लूटने वाले ढोंगी बाबाओं का इलाज क्यों नहीं हो रहा? पाखंडी बाबाओं पर कौन कसेगा नकेल? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और एक बार फिर से बात बिहार की सियासत की होगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की 2 दिवसीय बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई। बैठक में घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर गहन मंथन किया गया। हालांकि आरजेडी नेता मनोज झा और नेता सुधाकर सिंह बैठक से नदारद दिखे, जिसको लेकर चर्चा भी हो रही है। गैर मौजूदगी पर चर्चा की जा रही है। महागठबंधन नेताओं का कहना है कि इस बैठक के आधार पर ही चुनाव के दौरान आगे घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। इसमें जनता से जुड़े न्यूनतम साझा कार्यक्रम को प्रमुखता दी जाएगी। बैठक को लेकर संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महागठबंधन मैनिफेस्टो कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 2 दिनों तक चली है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम की, जहां महागठबंधन के सभी दलों के नेता जो मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स हैं इस वक्त गहन मंथन करते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम समेत कई चीज़ें हैं जिस पर मंथन का दौर लगातार चल रहा है। डिसीजन क्या होना है, ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो मैनिफेस्टो पार्ट है उसकी कमेटी है और हम सब लगातार कल भी बैठे थे, देर रात तक आप देखा था, आज भी बैठे हैं। तो एक एक बिंदु जो हमारी मैनिफेस्टो में आने जा रहा है उसी संबंध में बस डिटेल डिस्कशन हो रहा है, उसकी डिटेलिंग हो रही है और फिर सब हम लोग केंद्रीय समिति को बना के प्रस्ताव अपना भेज रहे हैं। ठीक चल रहा है। देखिए, बिहार में 3 चीज़ प्रमुख है, 4 चीज़: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोगों का कल्याण, इसके अलावा कृषि। इन बातों पर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई उसको हम कैसे सुधारें 5 साल में ही सारे चीज़ों को, क्योंकि सारे चीज़ों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, इंडस्ट्री में ये काफ़ी पीछे रहे हैं और हमारे लोग काफ़ी कल्याण कर रहे हैं, उसको रोकना है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग डिस्कस किए और ऐसा प्लान हम लोग मैनिफेस्टो बनाए हैं कि जो कि हमारे बिहार के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए और पलायन को रोकने के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल, बिहार एक बदलाव के मुहाने पे खड़ा है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बातें जितनी की हों, बिहार लगातार हर मामले में पीछे है। तो बिहार के भीतर एक वैकल्पिक नीति देने के लिए हमारी ये मैनिफेस्टो कमेटी बैठी है कि बिहार जो आज शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, बिहार आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे है, बिहार में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ जो सुशासन की बात हुई थी, प्रशासन बिल्कुल जो है यहाँ पे कार्यरत नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो इन तमाम सवालों पे हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन निश्चित तौर पर 2 दिनों तक गहन मंथन का दौर चला है। कल शाम में भी देर शाम तक बैठक होती रही, आज एक बार फिर से बैठक का दौर जो है वो लंबा चलता रहा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर देते हैं। तेजस्वी यादव के कूड़ेदान वाले बयान पर चिराग पासवान ने हमला किया है। चिराग ने कहा कि कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री के बिल को कूड़ेदान में डालने का काम किया। इन लोगों की यही सोच है।
विधानसभा चुनाव के लड़ने के सवाल पर चिराग ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये फैसला पार्टी को करना है। अध्ययन और मंथन कर सही समय पर इसका फैसला होगा। देखिए, ये परंपरा इनके गठबंधन के साथियों की रही है। ये तो फिर भी दूसरे गठबंधन के द्वारा, जो कि नेतृत्व कर रहा है देश का, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। उनके बिल को ये लोग कूड़ेदान में डाल ही सकते हैं। कांग्रेस ने तो अपने प्रधानमंत्री के बिलों को उनके नेताओं ने कूड़ेदान में डालने का काम किया है। तो ये सोच, ये कार्यशैली इन लोगों की रही ही है। उनको आज मुसलमानों की इतनी चिंता हो रही है, उस वक्त कहाँ थी राजद जैसी पार्टियाँ? उस वक्त जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुसलमानों के हित के लिए ही बोला था कि बिहार में अभी तक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है, आप बना दीजिए, और जो भी बनाएगा मैं उसको अपना समर्थन करूंगा। उस वक्त वो उस भूमिका में थे कि उनके समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती थी। तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने बनाया? इसमें विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप, बिहार विधानसभा चुनाव? मैं लड़ना चाहता हूँ। ये फैसला मेरी पार्टी को करना है। इससे पहले आप दोबारा पूछें कि पार्टी आप ही हैं, आप ही पार्टी के डिसीजन लेने वाले हैं। जब मैं बोलता हूँ कि पार्टी को फैसला करना है, ये अध्ययन करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी गठबंधन को फ़ायदा है, या पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने आप को एक सीट में उलझा के रख लूँगा और जो प्रचार का समय मैं बाकी को दे सकता था। तो इन तमाम चीज़ों पर अभी अध्ययन मंथन चल रहा है। चुनाव में अभी समय। और वहीं नीतीश सरकार ने चुनावी साल में अचानक से नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के विकास के लिए बड़ी घोषणा करके सियासी हलचल तेज कर दी है। राघोपुर के विकास के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो जल्द से जल्द राघोपुर के विकास के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी कमेटी में बीएसआरडीसी के एमडी शशरथ कपिल भी हैं, जिन्होंने बताया कि राघोपुर को लेकर सरकार की क्या-क्या आगे तैयारी है और राघोपुर में विकास के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है। उनसे बात की है आनंद अमृतराज ने। आपके सामने ये पूरी बातचीत रखते हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में और तदोपरांत मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी जो निर्देश दिया गया था, तो एक कमेटी गठित की गई है विभागों की। तो उसका मेन उद्देश्य है न सिर्फ राघोपुर बल्कि कच्ची दरगाह बिदुपुर जो हमारा 6 लेन ब्रिज बना है, अभी बन रहा है, और वो आमस दरभंगा का भी जो है अलाइनमेंट उसी से जाता है। तो एक दृष्टिकोण से जो है एक्सिस ऑफ डेवलपमेंट जो है बिहार का भविष्य में ये बन सकता है। तो सुनियोजित विकास कैसे किया जा सकता है उस एरिया का, इस संदर्भ में जो है एक सुझाव हमको देना है। बेसिकली सुझाव देने के लिए ये कमेटी है। तो विकास के अनेक पहलू है, इस पे सेटलमेंट होता है, अर्बन सेटलमेंट होता है, सेटेलाइट टाउन होता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है, लॉजिस्टिक पार्क्स होते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जहाँ महनार है या जहाँ पे हम चक सिकंदर के पास मिलते हैं, तो वहाँ पे भी जो है ये केले का बहुत ही अच्छा ये है खेती होता है। तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी जो है बन सकता है। तो जहाँ पे जगह उपलब्ध है उसके लिए एक लैंड डेवलपमेंट प्लान या लैंड यूज प्लान जो है प्रपोज करने की बात है, ताकि भविष्य में जो है एक अच्छी तरीके से जो है इस इतनी अच्छी सौगात जो है बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है लोगों को, तो उसके अगल बगल जो है चौमुख जो है विकास हो सके। तो राघोपुर के विकास के लिए कमेटी की घोषणा, और इसके साथ साथ राघोपुर के विकास के लिए ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी कि अब तक क्या काम हुआ है और आगे किस तरीके का रोड मैप रहेगा राघोपुर के लिए। तेजस्वी का ये क्षेत्र है और ऐसे में जब सरकार यहां पर काम कर रही है तो सवाल भी काफी उठाए जा रहे हैं कि जो विकास पहले हो सकता था उसको रोक कर क्यों रखा आरजेडी ने। और दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए आकाशा एयर की नई उड़ान सेवा 1 जुलाई से शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं, यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इस रूट पर अब तक इंडिगो और स्पाइस जेट ही संचालित हो रही थी, लेकिन आकाशा के आने से यात्रियों को एक नया विकल्प मिल रहा है। 180 सीटों वाले इस विमान की सभी सीटें इकोनॉमी क्लास की होंगी। प्रारंभिक किराया 5,000 रखा गया है। इस सेवा का शुभारंभ सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। ये उड़ान प्रतिदिन उपलब्ध होगी, जिससे कि मुंबई में रहने वाले मिथिला वासियों को सीधा संपर्क मिल गया है। और देखिए, इससे किराए में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। के केंद्र दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज फिर एक ऐतिहासिक दिन रहा, जहां मुंबई में रहने वाले बिहारी, खास करके मिथिलावासी का लगातार मांग था
जो एक और फ्लैट यहाँ पर उपलब्ध हो ताकि हम लोगों को सुविधा मिले। एक भारत श्रेष्ठ भारत में लगातार हमने मुंबई प्रवास के दौरान लोगों का जो उम्मीदें देखी, उस पर देश के उड्डयन मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी से मिलकर के मैंने आग्रह किया था जो यहाँ पर एक आप और फ्लैट मुंबई के लिए दें, तो उसका आज आकाशा एयरलाइंस का आज से मुंबई दरभंगा, दरभंगा मुंबई के लिए आज से लोगों को यह सुविधा मिल गई है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर्स की पहचान को लेकर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरपुर के रामी रामपुर में बूथ नंबर 100 के बीएलओ वीरेंद्र कुमार घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं। जरूरी दस्तावेज जमा करने की जानकारी दी जा रही है वोटर्स को। इस सर्वे के दौरान 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े दस्तावेज देने होंगे, जबकि 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने माता पिता के भी दस्तावेज देने होंगे। ये अभियान मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं की पहचान को लेकर एक सर्वे कर रहा है। ऐसे में तमाम जो क्षेत्र के बीएलओ हैं वह घर घर पहुंच रहे हैं, मतदाताओं को एक फॉर्म दे रहे हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के रामीरामपुर में हैं और आप देखेंगे किस तरीके से जो चुनाव आयोग के द्वारा जो बीएलओ जो हैं वह यहाँ पर पहुंचे हैं और गणना प्रपत्र प्रारूप जो है वह लेकर पहुंचे हैं। परिवार के लोगों के बीच में उनकी जो मतदाता हैं उन्हें वह फॉर्म दिया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण सवाल, कई जानकारी जो है जुटाना है। पहले बीएलओ साहब से बात करेंगे। सर, क्या कुछ सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं? सर, इसमें वैसा कोई खास सवाल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ पर आ रही है कि 2004 और 1987 के बीच जिनका भी जन्म तिथि है, चूंकि वो नए वोटर है, तो उनको अपने साथ साथ अपने माता या पिता का कोई प्रूफ मांगा जा रहा है जन्म या स्थान से संबंधित। लोगों को मिला है। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार पांडे। अभी बीएलओ आए हैं आपके यहाँ और उन्होंने आपको चुनाव आयोग से जुड़ी जानकारी दी है, क्या कुछ समझाया गया? इन्होंने मुझे समझाया कि 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उनके लिए सिर्फ एक पहचान पत्र की जो दिया गया है गणना प्रपत्र प्रारूप, उसमें फोटो साटना है और पीछे साइन करना है। और 1987 के बाद 2004 तक के बीच में जिनका वोटर आईडी में संलग्न हुआ है नाम, उनके लिए उनके माता या पिता का कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिसे प्रूफ हो कि वो यहाँ के निवासी हैं। ये और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ।